नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तमाम छोटी खबरें, लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई खबरें। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं 12 बजे की हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के गंजम में की चुनावी रैली। कहा, राज्य में बीजेडी अस्त और कांग्रेस पस्त। ओडिशा में भाजपा सरकार बनने का जताया भरोसा। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में और वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देंगे प्रचार अभियान को धार। रांची में कई जगह ईडी का छापा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर मिले 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश। बीजेपी ने खोला मोर्चा। देश भर के 180 से ज्यादा कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में लिखी खुली चिट्ठी। कानूनी कार्रवाई की मांग। कुलपतियों के चयन प्रक्रिया पर राहुल ने उठाए थे सवाल। मौसम में भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से। आज से कुछ राहत मिलने के आसार। और खेल की खबरों में भारत के महिला और पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही महिला टीम, तो वहीं पुरुष टीम ने भी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में हासिल किया दूसरा स्थान। और चलिए सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जिसमें सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की 24 की चुनौती में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के गंजम में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरी शक्ति से सभी घोषणाओं पर अमल करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया, वहां के लोगों के भाजपा को जिताया और 5 साल में लोगों ने काफी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के लिए बदनाम हो चुका था, हमें मौका दिया, योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। पीएम ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है।
और वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा में 2 चुनावी रैली करने के बाद में आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे, जहां वो दोपहर बाद राजमुंदरी में पहले मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे और फिर आज की आखिरी और चौथी रैली अनकापल्ली में शाम करीब 5:30 बजे होगी। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों को एनडीए ने प्रजागलम यानी लोगों की आवाज नाम दिया है। इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू भी मोदी के साथ प्रचार करेंगे। यहां विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन और सत्तारूढ़ YSRCP के बीच एनडीए चुनावी समर में उतरा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के साथ ही यहां पर विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। और वहीं देश भर में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। एक तरफ जहां तीसरे फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं आगामी चरणों के चुनावों के लिए भी राजनीतिक दल लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैली करेंगे। सबसे पहले अमित शाह कृष्णानगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे और इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए बर्धमान में जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करेंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता वीरभूम के सैंधिया में भी रैली करेंगी। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी आज चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के उजियारपुर में महंत राम रक्षा राजकीय उच्च विद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के बाकी बचे हुए चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। तेलंगाना में कई पार्टियों के स्टार प्रचारक आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तेलंगाना चुनावी जनसभाएं कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाएंगे। तो वहीं भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज निजामाबाद में चुनावी रैली करेंगे। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से झटका मिल चुका है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका इस वक्त खारिज कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पेशल जज कावेरी धावेजा की अदालत की तरफ से ये फैसला सुरक्षित रखा गया था और आज ये फैसला सुनाया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों केस में जो जमानत याचिका दायर की गई थी उसे फिलहाल खारिज कर दिया है। तो यानी कि ये माना जाए कि एक और बड़ा झटका के कविता को लगा है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जमानत याचिका दायर की गई है, लेकिन हर बार झटके पर झटके ही के कविता को मिले हैं। दरअसल सीबीआई और ईडी लगातार जमानत का विरोध कर रही है और कहा जा रहा है कि अगर जमानत दी जाती है तो जो जांच चल रही है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ में विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? विकास, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी विकास जी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने एक बार फिर ये जो याचिका थी उनकी उसको रद्द कर दिया है। आप याद करें कि इससे पहले एक अंतरिम याचिका जो थी उसको भी खारिज किया गया था राउस एवेन्यू कोर्ट से, और उस आदेश में ये भी कहा गया था कि कावेरी बावेजा का जो ऑर्डर था उसमें ये भी कहा गया था कि के कविता ने जो जांच चल रही थी उस समय उन्होंने एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, वो जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। तो यही रुख लगता है कोर्ट का अभी भी है और इसी कारण से उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया था कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो एक जिम्मेदार नेता हैं, तो ये आशंका नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे और ना ही किसी भी तरह एविडेंस के डिस्ट्रक्शन या गवाहों को प्रभावित करने की उनकी तरफ से कोई कोशिश
की गई है और आगे की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन दिया। और बावजूद इसके कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। हालांकि जब विस्तृत आदेश मिल जाएगा तो हम ग्राउंड्स और उसमें बेहतर से देख पाएंगे कि क्या कोर्ट ने कारण बताए। लेकिन जब हमने इससे पहले जब अंतरिम याचिका में कारण देखे थे तो कोर्ट ने ये साफ कहा था कि ईडी की जांच में प्रथम दृष्टया ये बात स्थापित होती है कि उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की और जांच में उनका जो रवैया था वो कभी भी सहयोग वाला नहीं रहा। जी लेकिन फिलहाल अब ये जो एक और झटका लग चुका है, इसके बाद में क्या कुछ रास्ते हैं अभी फिलहाल के कविता के पास में? अब बिल्कुल अब हाई कोर्ट जाने का रास्ता है उनके पास इस आदेश के खिलाफ, और वहां से भी उनको राहत नहीं मिलती तो वो सुप्रीम कोर्ट तक आ सकती हैं। इससे पहले हमने देखा है कि यही दौर पहले भी चला है सुनवाई को लेकर के। उनकी जो अंतरिम याचिका थी उसको भी जब खारिज किया था तो हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट तक आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ कर ली थी वो पिटीशन। अब इसमें क्योंकि दोनों मामलों में उनकी पिटीशन डिसमिस हुई है तो बिल्कुल भी इस बात की संभावना है कि वो हाई कोर्ट का रुख करके एक बार फिर कोर्ट से आग्रह करेंगे कि उनको जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि जैसा वो कारण गिनाते हैं कि वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, उनके देश छोड़ के भागने की कोई संभावना नहीं है और जांच में वो सहयोग करती रही है। अब क्योंकि वो कुछ वक्त हिरासत में भी रह ली हैं ईडी और न्यायिक हिरासत में, तो अब नॉन कोऑपरेशन की जो बात की जाती है वो कहीं टिकती नहीं है ईडी की ओर से। इसमें यही सारी दलीलें वो हाई कोर्ट में भी रख सकते हैं। जी, क्या ये माना जाए कि आगे आने वाले समय में की कविता की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जमानत तो मिलने से रही, जमानत तो अभी फिलहाल कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, अभी उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि आप देखें कि इसमें जो मुख्य दो आरोपी हैं उनमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो बड़ा आरोप लगाया गया है वो के कविता पे लगा है कि असल में वही एक लिंक थी। ईडी का ये कहना है कि वही एक लिंक थी जिन्होंने साउथ लॉबी को और दिल्ली सरकार को एक साथ एक मंच पे लाने का काम किया। तो उनके खिलाफ जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो भी काफी गंभीर हैं लोअर कोर्ट की। ऐसे में हाई कोर्ट से उनको राहत मिलने की क्या संभावना है वो उनकी नई याचिका को देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं केस के उसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आया है जिसके चलते कोर्ट कोई एक बहुत इस पर कोई बड़ा अलग आदेश दे, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट। जी चलिए ठीक है विकास, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और जो विस्तृत जानकारी जब आपके पास में आएगी तो हम तक जरूर साझा कीजिएगा। तो इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, जहां पर पुंछ में आतंकियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हुए हमले को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतने का रास्ता तैयार करती है। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और यह भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है। कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रशंसन खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट की। दरअसल क्योंकि इस सीट का जो लोकसभा चुनाव है वो इस वक्त बेहद दिलचस्प बनता हुआ नजर आ रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट काटकर इस सीट से मौजूदा सांसद बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को अब अपना प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम सिंह यादव आज अपना नामांकन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि नामांकन का आज आखिरी दिन है। महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की हत्या पर कांग्रेस नेता विजय
के बयान पर वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी प्रत्याशी उज्जवल निकम ने प्रतिक्रिया दी है। उज्जवल निकम ने कहा कि विपक्षी नेता आधारहीन और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। यहां विपक्षी पार्टी के नेता विजय ने हेमंत करकरे की मौत पर सवाल खड़े किए थे। दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। हम जुडिशियल फाइंडिंग देखें। जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया, उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। और ये पूरा वाकया देखने वाला जो चश्मदीद गवाह थे उसे हमने एग्जामिन किया। वो कोई पुलिस वाला नहीं था, एक ड्राइवर था जो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसने चश्मदीद गवाह लिए। नंबर 3, तीसरा पुलिस जो गाड़ी में था, वो जीप में जो करकरे जी के साथ चल रहा था, साड़े के साथ जगह था, उसका भी बयान हुआ। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको यह नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। अरे भाई कहाँ क्या आरोप कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि करकरे और 3 पुलिस ऑफिसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। लेकिन हमारे जनाब सिर्फ राजनीति सियासी कर रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और दुर्भाग्य से वो बम हम पर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने दरअसल ये बयान जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की उस प्रतिक्रिया में दिया जिसमें रक्षा मंत्री ने हाल ही में ये कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान यह भी कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। वहीं पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मालदा के सुजापुर मतदान केंद्र पर ईवीएम का बंटवारा किया गया है। आपको बता दें कि कल तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीट मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के लिए कल मतदान होगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले असम के गुवाहाटी में भी मतदान दलों को ईवीएम वितरित किए गए। तीसरे चरण में 7 मई को असम में 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन 24 की चुनौती में इतना ही।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख इस वक्त की बड़ी खबर का कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि ईडी की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है कई ठिकानों पर, जहां वीरेंद्र राम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। हालांकि इसकी गिनती अभी लगातार जारी है। साल 2019 में वीरेंद्र के राम के एक सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने व कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र के राम को फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। आपको ये भी याद रहा होगा कि इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर भी छापा मारा था। कई दिनों की कार्रवाई के बाद यहां अरबों की संपत्ति मिली थी। वहीं झारखंड के गोड्डा में सांसद निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले पर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि 30 करोड़ रुपए से ज्यादा और काउंटिंग जारी। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता व झारखंड सरकार के भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर मिला 30 करोड़ से अधिक कैश। प्रदीप यादव की पार्टी की कहानी। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी दिवाकर कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा रांची से। सीधा उनका रुख करते हैं। दिवाकर, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्योंकि इससे पहले जब आपकी और हमारी बात हुई थी तब आपने बताया था कि नोटों की गिनती जो है वो लगातार जारी है, नोट गिनने की मशीनों को भी वहां पर मंगाया गया। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? ताजा अपडेट ये है कि अभी मैं उनके घर के सामने खड़ा हूँ और ये बहुत ही सकड़ी गली है और आसपास का जो आप हलचल है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मीडिया का हुजूम लगा हुआ है। और अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है ये कि यहाँ पे दूसरी जो है वो नोटों गिनने की मशीन मंगाई गई है और वो जस्ट अभी से 2-3 मिनट पहले उनके घर में वो प्रवेश किया है। यही गेट है जिसके जरिए अभी ईडी की टीम आई थी और वो मशीन को लेकर यहाँ पर अंदर गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक फ्लैट है छोटा सा, जो इसमें अभी रंग रोगन भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर करीब वो संजीव लाल 5-6 महीने पहले ही उनके जो निजी सहायक है वो यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। और आसपास के मोहल्ले के लोगों से जब हम अभी बात कर रहे थे तो कई लोगों को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर इस तरीके का अभी लेकिन सुबह से जब ईडी की टीम ने दबिश दी है और ये इतने बड़े जो एक धन कुबेर का खुलासा यहाँ पर हुआ है तो सब अक्के बक्के और जो हम कह सकते हैं वो रह गए हैं आसपास के लोग। और लगातार जो है घर पर निगाहें लोगों की टिकी हुई है कि आखिर जो ये नोट गिनने की मशीन है वो एक के एक बाद दूसरी मशीन यहाँ पहुंच गई है। तो ऐसे में जो वो 30 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लग रहा है कि और भी ज्यादा होगा, क्योंकि दूसरी मशीन बुलाई गई है और उससे वहां पर गिनती चल रही है। जी, अभी तक कितनी गिनती हो चुकी है, इसको लेकर कोई अपडेट है ईडी की तरफ से दिया गया है? ईडी की तरफ से तो गिनती नहीं, कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो ईडी की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था उसके बाद वो वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलीथीन में, बोरों में, वीआईपी में, अटैची में इस तरीके से पैसों को वहां पर रखा गया था। और जो अभी अंदर से जानकारी मिल रही है कि कई और भी बोरे अंदर में मिले हैं जिसमें पैसे छुपाकर रखे गए थे। तो ये आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। और जो रांची में दूसरे ठिकाने, चाहे वो बोरियो में हो रहा हो, सेल सिटी में छापेमारी चल रही है, करीब 6 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है और कई दर्जन कागजात भी जो है वो कहा जा रहा है कि बक्सों में रखा हुआ कागजात भी मिला है। तो लग रहा है कि ये जो नेक्सस है वो कुछ लंबा चौड़ा नेक्सस निकल कर आएगा। ये सिर्फ नकदी का मामला नहीं है जो 30 करोड़ तक पहुंचता है, बल्कि कई और भी इसमें रैकेट, और जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे कि ये जो नेक्सस है, ग्रामीण विकास विभाग के जब चीफ इंजीनियर जब पकड़ाए थे तो उस समय उनके घर से करीब 30 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था और उसके बाद बाकी चीजों की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरह की चीज लगातार, उसके बाद उनके घर से जो नकदी बरामद हुई थी, उसके बाद हीरे जवाहरात बरामद हुए थे, कई SUV गाड़ियां बरामद हुई थी, उसी के कनेक्शन में आज ये छापेमारी हो रही है। और उसके बाद ये जो हम कह सकते हैं कि जो 30 करोड़ की नकदी बरामद हुई है उसके बाद ये गहमा गहमी यहाँ पर काफी बढ़ गई है और ये लगातार जो मशीन से गिनती का काम है वो चलाया जा रहा है। और SBI के दूसरे अधिकारियों को भी यहाँ बुलाया गया है उसमें गिनती में मदद के लिए। जी,
चलिए दिवाकर, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट होती है पल पल की हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए फिलहाल गिनती लगातार जारी है और इसमें और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये आप तक सबसे पहले डीडी न्यूज लगातार पहुंचाता ही रहेगा। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में एक बम विस्फोट हुआ है। पांडुआ में हुए इस विस्फोट में दरअसल एक बच्चे की भी मौत की खबर सामने आ रही है। बच्चे ने दरअसल गलती से बम को गेंद समझकर खेलने की कोशिश की, जिसके चलते ये ब्लास्ट हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।